नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी साहित्यकारों की एक सीरीज। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आधुनिक कालीन, मध्यकालीन और लोक साहित्यकार सभी के आपको वीडियो दिए जाएंगे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी की एक सीरीज चला रहा है। आप उस निःशुल्क सीरीज का जरूर लाभ उठाएं। साथ ही साथ YouTube चैनल पे हमारी MCQ की MP की एक सीरीज चल रही है, तो आप उसका जरूर फायदा उठाएं, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड MCQ की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारी तरफ से शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, इसे हम मोटे तौर पे कहें तो 3 या हमने 4 भागों में बांटा है। एक वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सभी प्राचीन साहित्यकारों के बारे में, जैसे कालिदास, भर्तृहरि, भावभूति, बाणभट्ट और राजशेखर। इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या है। फिर एक वीडियो में हम आपको मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में बताएंगे, जैसे आचार्य केशवदास, भूषण, पद्माकर, राजा भोज एटसेट्रा। एक वीडियो के अंदर या कहे तीसरे वीडियो में हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी और इसके अलावा जितने भी हमारे अन्य प्रमुख साहित्यकार हैं। और इसके बाद चौथे वीडियो के रूप में हम आपको मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार जैसे संत सिंगा जी और दूसरे जो हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के साहित्यकारों के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आते हैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार, वो है कालिदास जी। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है इनका उज्जैन में बर्थ हुआ था। वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल है, पर एग्जाम में आया तो आप उज्जैन आराम से टिक कर सकते हैं। इनके बारे में सर्वाधिक मान्यता यह कि कालिदास जी का जन्म हुआ था उज्जैन में। अब देखिए, इनकी उपाधियां याद रखिएगा। महाकवि, आप सुना ही होगा नाम महाकवि कालिदास। दूसरी उपाधि है कवि कुलगुरु और तीसरा कामिनी विलासी। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आपसे उपाधि भी पूछी जा सकती है कि किस प्राचीन भारतीय साहित्यकार को कवि कुलगुरु कहा जाता था। अब देखिए, इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इनकी रचनाओं को हमने स्टडी के लिए 3 भागों में बांटा है। पहले आते हैं महाकाव्य, दूसरे खंड काव्य और तीसरे नाटक। इस तरह से हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं महाकाव्य कि कालिदास जी के कौन कौन से महाकाव्य हैं और उनकी क्या विशेषता है, एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या। तो वैसे ध्यान रखिएगा, देखिए महाकाव्य कालिदास जी की सभी रचनाएं आपको जो है याद रखना है। ये किसी भी एग्जाम में किसी भी रचना का नाम आ जाता है और आपसे पूछा जाता है इनके राइटर कौन है। तो देखिए, सबसे पहले आती है कुमार संभवम। तो देखिए, इसमें भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय की कथा का वर्णन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महाकाव्य है और इसकी रचना किसकी है? कालिदास जी की। वैसे आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कुमार संभवम किसकी रचना है, ये महाकाव्य है या खंड काव्य है या नाटक है। इसको एग्जाम में सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। तो वह ध्यान रखना, कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास जी की, और इसका संबंध है भगवान शिव से। अब तीसरा आता है, देखिए रघुवंशम। जैसे नाम से क्लियर है, रघुवंश भगवान राम से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, महाराज दिलीप से लेकर और रघुवंश के सभी राजाओं का वर्णन है। इसके अंदर रघुवंश का संपूर्ण रूप से विवरण दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं अब हम हमारे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अब देखिए, हम आते हैं कालिदास जी के खंड काव्य रचनाओं की तरफ। तो देखिए, पहला आता है मेघदूतम। तो बस इतना ध्यान ना, मेघदूतम किसकी रचना है। अब इसके अंदर बताया, इसमें एक यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत या विंध्याचल पर्वत के माध्यम से, विंध्याचल पर्वत से मेघों के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। तो इसका वर्णन किया गया है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए, दूसरी इनका खंड काव्य है ऋतु संहार। तो इसने कालिदास ने इस ग्रंथ में बसंत ऋतु को क्या कहा है? ऋतुराज। तो ये पॉइंट याद रखना, सब पूछा जा सकता है कि किसने जो है बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है, तो कवि कालिदास। अब देखिए, आगे चलते हैं हम नाटकों की तरफ। अब देखिए, आता है मालविका अग्निमित्रम।
अग्निमित्र जो है विदिशा के एक शुंग शासक थे, शुंग वंश के, और मालविका के साथ उनकी कथा का इसमें वर्णन किया गया है। अब इसमें ध्यान रखना, ये कालिदास की सबसे पहली रचना है, मालविका अग्निमित्रम। अब देखिए दूसरा आता है अभिज्ञान शकुंतलम। तो देखिए यही है महत्वपूर्ण बुक कि इसी की रचना के आधार पे इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस रचना के आधार पे कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें सम्राट दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है, सम्राट भरत के जन्म के बारे में। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब आता है विक्रमो वर्षियम। तो देखिए इस नाटक में वर्णन किया गया है राजा पुरुराव और उर्वशी की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का। तो ये सभी बुक्स आप याद रखिएगा एग्जाम में, खास तौर से इनके नाम और जो पॉइंट मैंने लिखा है, सबसे पहली रचना या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे हैं भर्तहरि। तो देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II के बड़े भाई थे और इन्होंने 12 वर्षों तक लगभग उज्जैन पर शासन किया। इसके बाद इनके मन में वैराग्य आ गया और इन्होंने गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में जो है संन्यास ले लिया था और चुनार उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने तपस्या की और बाद में राजस्थान के सरिस्का में इन्होंने समाधि द्वारा शरीर का त्याग किया था। तो ये प्राइमरी बातें याद रखिएगा कि भर्तहरि जी उज्जैन से बिलोंग करते थे, ये पॉइंट आप बिल्कुल ना भूलें, सम्राट चंद्रगुप्त के बड़े भाई। अब देखिए रचनाओं पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये तीनों को विशेष ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब देखिए इन तीनों रचनाओं को, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक को, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, शतक त्रयी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, शतक त्रयी कोई बुक अलग से नहीं है, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से बोला जाता है। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से 3 बुक काफी महत्वपूर्ण है। वैसे ऐसा होता है साहित्यकारों में, आप जितनी ज्यादा बुक्स के नाम याद रखेंगे आपको एग्जाम में उतना ही फायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा बुक्स आपको कवर कर दिए। ये सभी बुक्स आप कर लेंगे तो इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो और रचनाएं भी याद रखिएगा, अन्य भी, वाक्य पदीय वृत्ति, भाग वृत्ति, महाभाष्य त्रिपादी, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। 3 का विशेष महत्व मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए एक और आता है भट्टी काव्य। देखिए भट्टी काव्य का सीधा आप समझे, भट्टी काव्य एक किताब का नाम है। हम समझने के लिए कहें कि रामायण को लिखा गया है भट्टी काव्य के नाम से। तो देखिए कंट्रोवर्शियल है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि भट्टी काव्य की रचना भी किसने करी है, भर्तहरि ने। और कुछ लोगों का कहना है कि भट्टी काव्य के रचयिता जो है आचार्य भट्टी हैं। ये भी एक साहित्यकार रहे हैं, पर ये चूंकि भट्टी जी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते। तो ध्यान रखिएगा ये कंट्रोवर्शियल है, एग्जाम में भी मुश्किल है, पर मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो वैसे तो आप ये तीनों बुक के नाम और अन्य बुक्स के नाम याद रखना, इतना पर्याप्त है भर्तहरि जी से संबंधित। चलिए आगे हम चलते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण भावभूति। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण हमारे साहित्यकार, देखिए सबसे पहले प्राचीन भारत का मिल्टन। तो देखिए भावभूति जी एक नाटककार थे, इन्होंने काफी अच्छे नाटकों की रचना करी है। तो इनकी तुलना करी जाती है इंग्लैंड के एक नाटक लेखक मिल्टन के साथ, इसीलिए इन्हें क्या जाता है, प्राचीन भारत का मिल्टन। अब देखिए आता है दार्शनिक जगत का अम्बेक। देखिए इन्होंने दर्शन शास्त्र पर भी काफी सारी बुक्स लिखी है, पर उन बुक्स में इनका नाम क्या, भावभूति ना होते हुए क्या नाम है, अम्बेक। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने अम्बेक के उपनाम से दर्शन शास्त्र में कई सारी बुक्स की रचना की है। अब देखिए आता है नाटकों की बात करें तो इनके नाटकों की तुलना कालिदास के नाटकों से की जाती है, यानी इन्होंने इस स्तर के नाटकों की रचना की है जो कालिदास के स्तर को छूते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा खास तौर से दोनों पॉइंट, भारत, प्राचीन भारत का मिल्टन और दार्शनिक जगत का अम्बेक। अब देखिए इनके जन्म का स्थान आता है विदर्भ, महाराष्ट्र। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि इनका बर्थ हुआ था कहां पर, विदर्भ महाराष्ट्र में। अब आता है
भट्ट गोपाल के पुत्र। पदमपुर नामक स्थान है, तो ये पदमपुर जो है विदर्भ में ही किसी गांव का नाम था जो महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में, तो वहां के निवासी थे और इनके पिता का नाम था भट्ट गोपाल। गुरु का नाम भी देख लेते हैं। देखिए गुरु का नाम था ज्ञान निधि, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा आता है इनका वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था श्रीकंठ और नाटक लिखे इन्होंने भवभूति के नाम से। तो ये सभी पॉइंट आप याद ना एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुरु का नाम क्या था या इनका वास्तविक नाम क्या था। अब आती है देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि थे। तो आप ये यशोवर्मन के नाम को बिल्कुल ना भूले, ये सामान्यतः पूछा जाता है। तो कन्नौज के शासक, कन्नौज अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है, इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहां के शासक थे यशोवर्मन, उनके दरबार में रहते थे। अब यशोवर्मन ने कहां से कब तक शासन किया, उनके दरबार में इनका समय काल क्या रहा रहने का, ये सब बातों का सब्जेक्ट यहाँ नहीं होता है, वो हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की। सबसे पहले आती है महावीर चरितम, ये बुक्स काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है दूसरा प्रमुख नाटक मालती माधव, ये दोनों नाम याद रखिएगा। फिर तीसरा उत्तर रामचरित, और ध्यान रखिएगा इसकी विशेषता क्या, संस्कृत का प्रथम दुखद नाटक, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भवभूति जी के बारे में जो भी आवश्यक जानकारी थी एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बता दी है आपको। आप इतना भी तैयार कर ले तो एग्जाम में आपका इससे एमसीक्यू आराम से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम हमारी अगली स्लाइड की तरफ। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण साहित्यकार प्राचीन काल के बाणभट्ट। तो देखिए सबसे पहला आता है इनका जन्म हुआ था छपरा बिहार में, तो स्थान याद रखिएगा। अब दूसरा आता है कि इनकी तुलना भी कालिदास से की गई है। देखिए कालिदास जी क्या लिखते थे, श्लोक, अपन ऐसा कहें छंद श्लोक। बाणभट्ट जी क्या लिखते थे, गद्य। गद्य से कहने का मतलब क्या, पैराग्राफ। तो जिस उच्च स्तर के कालिदास जी ने श्लोक या कविताएं लिखी है, उसी उच्च स्तर की गद्य किसने लिखा है, बाणभट्ट जी ने। दोनों के रचना करने का तरीका अलग है, कालिदास जी कविताएं या श्लोक लिखते थे, बाणभट्ट जी क्या लिखते थे, गद्य। पर इन्हें गद्य रचना में किसकी तुलना किनसे करी जाती है, कालिदास के साथ। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि गद्य रचना में बाणभट्ट का है। अब आता है देखिए इनका अगला पॉइंट आता है वनांचल का केसरी। वनांचल मतलब जंगल, केसरी मतलब शेर। इनकी रचनाओं में क्या होता था, प्रकृति का, वनों का बहुत सुंदर वर्णन होता था, इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई है वनांचल का केसरी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि वनांचल का केसरी किसे कहा जाता है। अब देखिए अगला आता है कि किसके दरबार में रहते, तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। आपने राजा हर्षवर्धन का नाम जरूर सुना होगा, तो उनके दरबार में रहते थे और राजा हर्षवर्धन ने इन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की थी। तो उपाधि भी याद रखिएगा, वश्यवाणी कवि, और उपाधि देने वाले सम्राट हर्षवर्धन। अब देखिए रचनाओं की तरफ चलते हैं। पहली रचना आती है हर्षचरितम, और ये बाणभट्ट की सबसे पहली रचना है जिसमें कि सम्राट हर्ष के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब देखिए आता है कादम्बरी, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला उपन्यास है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि कादम्बरी की रचना करने के दौरान ही बाणभट्ट जी की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बचे हुए भाग को इनके पुत्र भूषण भट्ट द्वारा जो है पूरा किया गया था। तो कभी आपको भूषण भट्ट नाम दिखे तो कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली रचना इनकी चंडी शतक, फिर पार्वती परिणय, मुकुट, ताड़ितक। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखना, रचनाओं के नाम विशेष तौर से याद रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब आते हैं हमारे अंतिम और महत्वपूर्ण साहित्यकार राजशेखर जी। अब इनके बारे में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए राजशेखर जी जो है त्रिपुरी आता है जबलपुर में, मध्य प्रदेश जबलपुर। वहां के कलचुरी शासकों के दरबार में रहते थे और किंग का नाम है युवराज देव प्रथम। तो कलचुरी शासक थे त्रिपुरी जबलपुर में, इन्होंने वहां कई रचनाओं की है। अब जैसे पहली रचना आती है काव्य मीमांसा,
कर्पूर मंजरी, इसमें पॉइंट याद रखिएगा, कलचुरी वंश का वर्णन दिया गया है, ये हमारा एक ऐतिहासिक स्रोत है। बाल रामायण, बाल भारत, तो ये सभी बुक्स के नाम आप याद रखिएगा। अब इस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफी सारी जानकारी दी है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।